हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे पिच के बारे में, टोन के बारे में और नोट के बारे में। अब पिच देख के ये नहीं समझना है कि ये क्रिकेट का कोई पिच है। ये साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में हम लोग साउंड चैप्टर में जो पिच होता है, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जो जुड़ा हुआ रहता है, उसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे। तो हम लोग जो भी म्यूज़िकल का कोर्स करते हैं उन लोगों को पिच, नोट, टोन ये सब के बारे में ढंग से पता रहता है। कोई भी गाना बजता है या कोई भी म्यूज़िक का अगर रिकॉर्डिंग होता है, उनके स्टूडियो में ये सारा चीज़ बहुत मैटर करता है। ठीक है, एक एक चीज़ हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं पहले। अब पहली बात पिच का बात कर रहे हैं तो पिच आखिरकार होता क्या है। तो पिच को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि तो किसी भी आवाज़ का श्रिलनेस बता सकता है। मतलब श्रिलनेस होता है पतलापन, कौन सा आवाज़ कितना पतला है वो हम लोग पिच के द्वारा पता कर सकते हैं। अगर बोलेंगे कि हाँ, कोई इंसान जो है या कोई, अगर हम लोग बात कर ले एग्जांपल में, अगर कोई एक गर्ल है, उनका आवाज़ जो होता है बहुत पतला होता है सुनने में। ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है, पिच जो होता है वो बहुत हाई होता है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, उनके जो आवाज़ में पिच है वो हाई होता है गर्ल्स के आवाज़ में। ये इनका मतलब कि नेचर ही बना हुआ है कि इनके जो थ्रोट होते हैं उनमें एडम एप्पल नहीं ग्रो करता, जिसकी वजह से इनका जो आवाज़ है वो श्रिल हो जाता है, पिच इसमें ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन मेन के केस में क्या होता है, उनमें पिच जो होता है वो कम होता है और लाउडनेस ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का आवाज़ जो है वो भारी रहता है। ठीक है, ये चीज़ था पिच के बारे में। अगर हम लोग इसको कंपेयर करना चाहें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के टर्म में, तो हम लोग दो चीज़ के इसमें कंपैरिजन में कर सकते हैं। अगर हम लोग को वॉयलिन या नहीं तो फ्लूट ले लेते हैं, एक बांसुरी, और दूसरे ओर ले लेते हैं ड्रम। ठीक है, एक टाइम पे अगर हम लोग फ्लूट बजाते हैं तो इसका आवाज़ हम लोग को सुनने में बहुत पतला लगता है, लेकिन अगर वही हम ड्रम बजाते हैं तो उसका आवाज़ थोड़ा भारी लगता है, लाउडर लगता है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि जो भी साउंड इनके द्वारा निकला वो कैसा निकला, श्रिलनेस से मतलब उससे पता चल गया कि फ्लूट में ज़्यादा श्रिलनेस था और ड्रम की आवाज़ में कम श्रिलनेस था। ठीक है, इसके तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। अब दूसरा टर्म आता है टोन। आखिरकार टोन होता क्या है, तो टोन को हम लोग म्यूज़िकल टर्म में बोल सकते हैं कि एक ऐसा आवाज़ जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब उनका जो साउंड वेव फॉर्म होता है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी का होता है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी से इससे बना हुआ रहता है वो। ठीक है, अब कैसे इसको हम लोग और बोल सकते हैं, तो इसके लिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना खाली याद रखना है। वैसे ये सब पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है कि ऐसा साउंड जिसमें सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब इनके द्वारा जो साउंड वेव फॉर्म होता है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी का होता है। ठीक है, एक ही फ्रीक्वेंसी उसमें सिर्फ रहता है। ये ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट होता है और इस तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वो टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, साउंड फॉर्मेशन मतलब वेव फॉर्मेशन जो होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं नोट के बारे में। तीसरा टॉपिक है नोट। अब नोट क्या होता है, तो नोट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो एक ऐसा साउंड है जिसमें बहुत सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज भरे हुए रहते हैं या मिक्स किए हुए रहते हैं। इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जब बजता है, जैसे कि हम लोग अगर एक साउंड स्टूडियो को, जहाँ पे म्यूज़िक रिकॉर्ड किया जाता है, एक ऐसा स्टूडियो को हम लोग अगर दिमाग में सोचते हैं, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है और एक कोई सिंगर है वो अगर गाना गा रहा है तो उनके बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक लगाया जाता है तो वो कैसे डिनोट किया जाता है, तो नोट के द्वारा ही रहता है वो। मतलब कि उनके गाना में फ्लूट भी बजेगा, उनके गाना में हारमोनियम भी बजता है, उनके गाना में और भी जितना सारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो सब ऐड किया रहता है, थोड़ा सा ड्रम का बीट रहता है, मतलब हर एक चीज़ मिक्स रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं। मतलब ऐसा साउंड जिसमें सारा कुछ मिक्स रहता है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट साउंड का फ्रीक्वेंसी उसमें मिक्स रहता है, उसको हम लोग नोट बोलते हैं। अब हम लोग इसको कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा साउंड हाई फ्रीक्वेंसी का होता है और नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी का और लोअर फ्रीक्वेंसी का, ये चीज़। तो पहली बात हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि जो पिच होता है वो हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किससे, फ्रीक्वेंसी से। मतलब जो भी पिच होगा, साउंड का जो पिच होता है, श्रिलनेस जो होता है, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है फ्रीक्वेंसी से। अब कैसे रिलेटेड होता है वो हम बताते हैं। अगर कोई किसी भी इंसान में जिनके आवाज़ में पिच ज़्यादा होता है उनका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रहता है, मतलब उनके द्वारा जो साउंड निकाला जाता है उनमें फ्रीक्वेंसी भी उस साउंड का ज़्यादा रहता है। और जिनमें पिच की मात्रा कम रहता है उनका फ्रीक्वेंसी भी क्या रहता है, कम रहता है। मतलब उनके द्वारा जो आवाज़ निकाला गया उसमें उसके अंदर फ्रीक्वेंसी कम रहता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के टर्म में हम ये भी बता सकते हैं कि फ्लूट का जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा रहेगा और ड्रम का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम रहता है। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग साउंड वेव का अगर बोल दे कि डायग्राम बना के बताइए कि कैसे कम है, कैसे ज़्यादा है, कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक साउंड वेव ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक,
और दूसरा एक और साउंड वेव का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अगर इस दोनों में से हम लोग को पता करने बोले कि किसका जो पिच है वो लो रहे, मतलब किसका फ्रीक्वेंसी जो है कम रहे और किसका फ्रीक्वेंसी या ज़्यादा रहे, हम लोग को अगर पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। तो हम लोग कल ही पढ़े थे फ्रीक्वेंसी में कि जिसमें नंबर ऑफ सर्कल्स या जिसमें नंबर ऑफ क्रेस्ट जो है, क्रेस्ट मतलब जो चोटी बोलते हैं, जो ऊंचा भाग जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा बार फॉर्म हुआ रहेगा उसमें उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहता है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको अगर हम लोग एक और बढ़ा देते हैं, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 बार मतलब कि इसका क्रेस्ट फॉर्मेशन हुआ है, इसमें 3 बार हुआ है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी लो है और इसका फ्रीक्वेंसी हाई है। अब फ्रीक्वेंसी इसका हाई है तो मतलब पिच भी हाई रहेगा इसका, मतलब ये हाई पिच है, हाई पिच साउंड फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और ये लो पिच का है, ये चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्वालिटी और टिम्बर के बारे में। ये हम लोग का पहले भी चैप्टर में नाम आया हुआ था, क्वालिटी और टिम्बर। मतलब क्वालिटी जो किसी भी आवाज़ को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि ये किसका आवाज़ है। अगर कोई ट्रेन सीटी बजाते हुए या हॉर्न देते हुए आ रहा है तो वो हम लोग को ट्रेन है ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, मतलब कि उनके उसका आवाज़ समझ के हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ वो ट्रेन ही आ रहा है, कहीं कोई दूसरा कुछ नहीं आ रहा। तो ये हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, तो उस आवाज़ का क्वालिटी सुन के, मतलब उनका जो आवाज़ में जो वेवलेंथ होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है, वो सब हम लोग रिकॉग्नाइज करके रखते हैं, तभी हम लोग को पता चलता है कि वो किसका आवाज़ है। अगर कोई पीछे से बकरी मैं कर रही है तो वो बकरी ही है, वो हम लोग कैसे पता करते हैं, तो उनके अंदर साउंड जो क्वालिटीज़ है उसके वजह से पता कर पाते हैं। तो मतलब हर एक साउंड का जो मतलब पता करने का जो तरीका होता है, मतलब जो डिस्टिंग्विश करने का, डिफरेंसेस पता करने का जो तरीका होता है, वो हम लोग क्वालिटी से पता कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं क्या। तो इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड, जो कि मदद करता है किसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड को बंटवारा करने में, या एक तरीके से बोल सकते हैं वही चीज़ हो गया कि पता करने के लिए कि किसका साउंड है। हैविंग सेम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी बट एमिटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। हाँ, ये भी चीज़ हो सकता है कि उसका एम्पलीट्यूड, मतलब अगर 2 साउंड को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, एक साउंड और दूसरा साउंड, दोनों साउंड का सेम एम्पलीट्यूड हो सकता है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा, और फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स जो साउंड वेव ट्रैवल किया रहेगा वो भी सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन वो दोनों साउंड वेव जो है, मतलब इसके अंदर से अगर साउंड साउंड आ रहा है, ये मतलब मान लिया जाए कोई डीजे है, ठीक है, और ये कोई एनिमल है, दोनों से अगर साउंड एमिट कर रहा है तो मतलब 2 डिफरेंट सोर्स से साउंड एमिट कर रहा है, लेकिन जो साउंड का पोजीशन है, जो कैरेक्टर है, वो क्या है, सेम एम्पलीट्यूड का है और सेम फ्रीक्वेंसी का है। लेकिन डिफरेंट तो दोनों में होगा ही। अब अगर एनिमल नॉर्मल आवाज़ में अगर चिल्लाता है, या डीजे में उसका आवाज़ अगर हम लोग रिकॉर्ड करके अगर सुनते हैं, तो दोनों में डिफरेंस तो पता चलेगा ही, क्योंकि डीजे में एक थोड़ा सा बेस आ जाएगा या कुछ अलग अलग टर्म आ जाएगा, जिससे हम लोग को आराम से पता चल जाएगा कि ये डीजे का आवाज़ है और ये एक रियल एनिमल का आवाज़ है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्वालिटी पता कर सकते हैं, किसी भी 2 सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट के अंदर से जो साउंड आ रहा है, उनके अंदर जो डिफरेंसेस है वो हम लोग पता कर सकते हैं। जबकि बात वही है, सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर एनिमल का आवाज़ हम लोग डीजे में सुन रहे हैं तो वो जो आवाज़ है वो उसमें डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा ही, और वही रियल एनिमल को हम लोग अगर सामने सुन रहे हैं तो उनमें भी जो आवाज़ होगा वो, मतलब डिफरेंस जो नॉर्मल से पता चल रहा है किसका है, तो सिर्फ एमिटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, मतलब अलग अलग सोर्स से सिर्फ आवाज़ आ रहा है। अब जो है क्वालिटी और टिम्बर जो है वो आखिरकार कुछ ना कुछ तो उसके अंदर फ़र्क तो होगा पता करने के लिए कि हाँ साउंड को कैसे हम लोग बांट सकते हैं, डिफरेंस हम लोग उसके अंदर पता कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मेशन, जो इसका डिफरेंसेस जो है हम लोग को कैसे पता चलता है, तो वो उसके वेव फॉर्मेशन के वजह से पता चलता है। ठीक है, इनके द्वारा जो वेव फॉर्म होता है, अगर डीजे बज रहा है तो उसमें जो साउंड वेव फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से मान लिया जाए, और जो एनिमल्स अगर कुछ बोल रहा है या कुछ आवाज़ दे रहा है तो कुछ मतलब हो सकता है जो साउंड वेव है वो कुछ डिफरेंट रहेगा। मतलब हम लोग कोई भी चीज़ को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस रहेगा। तो इनके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस रहता है, वो है साउंड फॉर्मेशन, वेव फॉर्मेशन। जो इनके द्वारा जो वेव फॉर्म होता है उसी चीज़ में डिफरेंस पता करके हम लोग पता कर सकते हैं कि आवाज़ डिफरेंट कैसे है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक वेव फॉर्म यहाँ पे 1 दिया हुआ है, एक वेव फॉर्म यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक नॉर्मल सा आवाज़ साउंड निकल रहा है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का आवाज़ है, बहुत सिंपल सा देखने में लग रहा है। वही अगर दूसरा हम लोग देखें, ये कोई अगर मान लिया जाए कोई चिल्ला रहा है, मतलब ज़ोर से आवाज़ लगा रहा है, तो वो कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म हो रहा है।
तो हम लोग इसमें डिफरेंस पता कर सकते हैं कि ये कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का है और ये कोई लाउडर आवाज़ या कोई लाउडर ड्रम मान लेते हैं। ये एक ड्रम का आवाज़ है, ये पियानो का आवाज़ है। इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, ये पियानो का हो गया और ड्रम का हो गया। तो इसमें हम लोग कैसे कंपेयर कर पाए, तो इनके वेव फॉर्मेशन के वजह से हम लोग पता कर पाए कि इनमें क्या डिफरेंसेस है। इनका जो साउंड फॉर्मेशन हुआ है, वेव फॉर्मेशन जो हुआ है वो डिफरेंट है, ड्रम के द्वारा जो वेव फॉर्मेशन हुआ है वो डिफरेंट है। तो इससे हम लोग को क्वालिटी का पता चल गया। अब हम लोग अगर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल अगर ये हम लोग वैसे रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है, हम लोग ऐसे तो शहर में रहते हैं लेकिन अगर कभी भी गांव जाने का मौका मिलता है तो गांव में जगह जगह बहुत सारा तालाब रहता है। ठीक है, किसी एक तालाब के किनारे पे अगर हम लोग खड़े रह के एक थोड़ा सा पत्थर का या गिट्टी का टुकड़ा लेकर के जब हम लोग सेंटर में इसको फेंकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेंटर में फेंकना, कहीं भी फेंकते हैं पानी में, तो पानी में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे वेव फॉर्म होने लग जाता है, मतलब लहर जैसा यहाँ पे बनने लग जाता है। ठीक है, अगर हम लोग के पास वहाँ पे अगर मान लिया जाए एक्टिविटी करने को अगर मिल जाए, एक स्टॉप वॉच अगर ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा हम लोग जो पत्थर फेंकने के बाद जितना भी यहाँ पे वेव फॉर्म हो रहा है उसको अगर हम लोग काउंट कर पाते हैं तो हम लोग को ये क्या पता चलता है, फ्रीक्वेंसी पता चल पाता है। ठीक है, कि एक पत्थर फेंकने से पानी में कितना हलचल हुआ, कितना वेव फॉर्म हुआ, वो हम लोग स्टॉप वॉच के द्वारा टाइम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और जितना भी इसमें वेव फॉर्म हुआ या क्रेस्ट बोल सकते हैं इसको, अगर मान लिया जाए 5 वेव फॉर्म हुआ यहाँ पे टोटल, तो हम लोग इसका क्या बोल दिया, फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 हर्ट्ज़ है। ठीक है, 5 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी हो गया इस तालाब में वाटर का। तो इस तरीके से हम लोग एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे टाइम पीरियड के बारे में, फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।